नमस्कार दोस्तों, मैं गर्ग सक्सेना आपके साथ फिर से एक बार जुड़ चुका हूं अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एससी पर। तो जितने बच्चे आ गए सभी का बहुत बहुत वेलकम। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता है कि एवरेज के 2 पार्ट्स में ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देख लीजिए। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी सारी चीजें मैंने आप लोग को वहां पढ़ाई हैं और काफी सारे अच्छे क्वेश्चन वहां पे मैंने कराए हैं आप लोग को। और आज हम पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट नंबर 3। इसी ही तरीके से पार्ट नंबर 4 भी आएगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि जब अगला वीडियो आएगा आपको एवरेज का तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो एवरेज का चौथा पार्ट भी यहाँ पर जल्दी आने वाला है। आपको कल ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एवरेज चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ाया है, आप इसको अच्छे से करिए। आपका जो भी एग्जाम होगा, जैसे कि यूपीएसआई का एग्जाम आपका जो होगा, ठीक है, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। यूपीएसआई हो गया या फिर पैट वगैरह का एग्जाम हो गया। हालांकि पैट में तो इन्होंने कहा है कि एवरेज नाम का चैप्टर नहीं इंक्लूड करा है, लेकिन आप पढ़ाई करके चलो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई वगैरह की, या फिर आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम आ गया, ठीक है, लोअर पीसीएस का, तो वहां पर सब जगह आपको काफी तरह हेल्प करने वाला है। इवन अगर आप तैयारी करते हो एसएससी तक की, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी तक की, तो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि देखो जो क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं मैंने एसएससी से भी लिए, कहीं ना कहीं आपके मैंने यूपी के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर भी लिए, तो मतलब क्वेश्चन हर जगह से ले रखे हैं मैंने। तो आपको बस ऐसे पढ़ना है कि आपको चैप्टर आना चाहिए। ये मतलब नहीं रखना कि कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। आपको एवरेज यानी कि औसत नाम का चैप्टर पूरा आ जाना चाहिए। बिल्कुल आप मत सोचिए कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कि आप यूपीएसआई के हिसाब से पढ़े तो इतना पढ़े उतना ना पढ़े। जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लास भी चल रही होती है, ठीक है, तो हर शाम को आप सारे बच्चों को मेरी फ्री क्लास मिल जाएंगी यहाँ पर। और मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाकर सीधे सीधे मेरी प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। आप मेरे को वहां फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और शाम को 5 बजे क्लासेस में आया करिए, ठीक है। तो शाम को 5 बजे वहां क्लास चलती है, लगातार फ्री क्लासेस है वो सारे के सारे बच्चों के लिए। तो कोई भी बच्चा वहां पर आकर क्लासेस ले सकता है। अगर आप अनअकैडमी ऐप को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जल्दी से डाउनलोड करिए। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फटाक से करिए इसको डाउनलोड। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं इस्तेमाल, तो आपसे वो एक इन्वाइट कोड मांगेगा। तो आप इन्वाइट कोड में क्या लगवा लीजिए, GS22, कैपिटल G कैपिटल S 22, बिना किसी स्पेस के। तो आपको सारा का सारा कंटेंट जो है वो फ्री में एक्सेस हो जाएगा। जितना भी फ्री कंटेंट अनअकैडमी का रहता है वो आपको सभी एजुकेटर का, ठीक है, सभी एजुकेटर की फ्री क्लास आपको इस कोड के जरिए से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो याद कर लीजिए इस कोड को, GS22। तो आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आप अनअकैडमी प्लस पर नहीं आए, आप प्लस पर आना चाहते हैं, आप तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका है अनअकैडमी प्लस पर आकर पढ़ने का। तो अगर आप इस कैटेगरी में तैयारी करते हैं, जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी के एग्जाम की, जैसे कि पीसीएस का एग्जाम हो गया, ठीक है, लोअर पीसीएस है, आपको पता है कि लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी कराता है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम कराने वाला है, या फिर आपको पता है कि यूपी पुलिस में यूपी एसआई यानी कि दरोगा भर्ती का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, एएसआई के फॉर्म भी आए हैं। मतलब बहुत सारे एग्जाम्स आपको पता है कि यूपी के अंदर होते हैं। और इन सभी एग्जाम की तैयारी आप प्लस पे कर सकते हो। एक बार आपने प्लान ले लिया, एक बार आप प्लस पर आ गए तो सारे एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। हर एग्जाम के लिए अनअकैडमी पर सेपरेट बैच बना हुआ है, तो हर बैच को आप एनरोल कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको एक ही फीस देनी है हर प्लान के लिए। सोच के देखो, जब किसी ऑफलाइन में जाओगे तो क्या होगा कि दरोगा भर्ती की फीस इतनी हो गई, पेट की फीस इतनी दे दो, ठीक है, पीसीएस की फीस तो इतनी मांगेंगे तुमसे, खैर हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, आरओ एआरओ की फीस इतनी दे दो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक बार आपने फी पे कर दी तो आपको सारे के सारे यहाँ पर तैयारी मिल जाएगी। मतलब सारे के सारे यहाँ पर आपको एग्जाम्स इसी के अंदर कवर हो। तो अगर आप प्लस पर आते हैं तो आपको, जैसा कि मैंने बताया कि एक बार आपने प्लान ले लिया तो आप सभी के एग्जाम, सभी यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे अच्छे से। तो आपको बस सिंगल प्लान में सारी तैयारी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अनअकैडमी का यही बेनिफिट है। और सारी की सारी क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर चल रही है, टॉपिक वाइज, स्ट्रक्चर्ड वाइज, लेकिन हर चीज वहां पर टाइप वाइज पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास अभी बेहतरीन ऑफर भी है कि अगर आप 12 महीने यानी कि 1 साल का प्लान लेते हो तो आपको 2 महीने का और एडिशनल सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। ठीक है, अगर आपने 2 साल का प्लान लिया तो आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी कि 24 महीने की फीस पे करोगे और आपको प्लान मिलेगा 27 महीने के लिए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये आपके पास ऑफर है। ये ऑफर जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप सारे बच्चों के पास जो नए नए ऑफर्स आ रखे हैं आप इनको अवेल करिए। ठीक है, आपको पता है कि जितना कम पैसे में आप चीजों को परचेस कर पाओ उतना बढ़िया है। तो अनअकैडमी पर ऑलरेडी फीस बहुत कम है, साथ में ऑफर्स भी आपके साथ इंक्लूड हो गए हैं। तो आप फटाफट आइए अनअकैडमी प्लस पर, जिससे कि तैयारी को अच्छे से कर पाए। नहीं तो पहले फ्री क्लास को देखिए कि फ्री क्लास कैसी होती है, प्लस पर कैसे पढ़ाते हैं, तो वो सब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा फ्री क्लास में, जिसे बोलते हैं डेमो। ठीक है, तो डेमो होती है फ्री क्लास आपकी। ठीक है, हर संडे को सुबह 11 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है। अगर आप रैंक 1 लेके आते हो तो आपको अनअकैडमी पर 100% स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसके जरिए से आप देख सकते हो रैंक 2 और 3 वाले, 4 और 5 वाले टेस्ट का पैटर्न पूरा लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से फिर टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, तो अगर आप देखते हो कि यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं, जो भी आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, जितना भी आपको
स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस टेस्ट की फ्री एनालिसिस भी होगी, मतलब आपने अगर टेस्ट दिया नहीं हो पाया कोई बात नहीं, टेस्ट की एनालिसिस अच्छे से करो। सारे एजुकेटर आपको अलग अलग दिन पर अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर टेस्ट की एनालिसिस कराते हैं, जिससे कि आप सारे बच्चे जो भी आपके डाउट्स रहे, जो भी आपको समझ में नहीं आया, कम से कम वो तो क्लियर होगा। क्या पता यही स्कॉलरशिप टेस्ट से क्वेश्चन उठकर आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो आप सारी तैयारी अच्छे से करिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस टेस्ट को जरूर अपियर करिएगा, ठीक है। अगर टेस्ट को अपियर करते टाइम कोई इनवाइट कोड मांगता है तो इनवाइट कोड क्या लगाना है, GS22। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लगाते हैं आपके सामने क्लास का सवाल नंबर 1, ठीक है। सवाल नंबर 1 से पहले मैं आपको बता दूं कि एवरेज में हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो एवरेज होता है, यानी कि जो औसत होता है, वो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्या लिखा हुआ है कि जो औसत होता है, औसत बराबर क्या निकल के आएगा कि जितने भी आपके पास मतलब ऑब्जर्वेशन आ रही है, जितने भी आपके पास क्या कहते हैं कैलकुलेशन में कि पद आ रहे हैं, यानी कि पदों का योग, ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये बात हमने पिछली क्लास में भी करी थी, ठीक है, पदों की संख्या। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ये एवरेज की बेसिक डेफिनेशन होती है। कई सारे सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और कई सारे क्वेश्चन हम यहीं से उड़ाएंगे, ठीक है। तो एवरेज बराबर सिग्मा n अपॉन n, जहां पर सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चे, योग होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस किस तरीके के सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं या फिर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक सवाल पहला आप सारे बच्चों के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसे पहले पढ़िए और खुद से ट्राई करिए। अगर ना हो तो वीडियो को आप आगे बढ़ाकर देखिए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या लिखा है सवाल के अंदर। सवाल में कह रहा है कि आउट ऑफ 3 नंबर, यानी कि टोटल मिलाकर संख्या कितनी, 3 संख्याएं, ठीक है। कितनी संख्या है बच्चों, 3 संख्याएं है। जो पहली संख्या है वो दुगनी है दूसरी संख्या का, ठीक है। द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का डबल है, एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड संख्या। जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की आधी है। बात समझ में आ रही है, जो पहली संख्या है क्या बोला गया है, आउट ऑफ द 3 नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, ठीक है। यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की डबल है और तीसरी संख्या की आधी है, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56, अगर तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 56 है, तो आपको ये बताना है फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो पहली और तीसरी संख्या में अंतर क्या बनेगा, हमें ये निकालना है सवाल में, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोला गया, आपके पास 3 संख्याएं हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझना सवाल को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो पहली संख्या अगर दूसरी संख्या की आधी होगी तो दूसरी संख्या अगर मैं 2 मान लूंगा तो पहली इसकी आधी 1 हो जाएगी। सवाल में साफ साफ कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की कैसी है बच्चों, आधी है। पहला दूसरे से दुगुना है और तीसरे का आधा है, पहला दूसरे का दुगुना। एक मिनट, द फर्स्ट इज ट्वाइस, ठीक है, ठीक है सर, पहली संख्या दुगनी है, ठीक है ना, पहली संख्या दुगनी है तो इसका मतलब उल्टा होगा। एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूं कि पहली संख्या डबल है किसका, दूसरे का, यानी कि पहली अगर 1 होगी तो सॉरी दूसरी अगर 1 होगी तो पहली 2 हो जाएगी, है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या का डबल है, तो मैंने दूसरी को 1 माना तो पहली कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और वो कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी का आधा है, जो पहली संख्या है वो थर्ड नंबर का हाफ है, तो थर्ड नंबर का हाफ बनाना है मुझे पहली संख्या, यानी कि भैया 2 किसका आधा होता है, तो 2 4 का आधा होता है। किसका आधा होता है बच्चों, 2 4 का आधा होता है। यानी कि हमने तीनों नंबर निकाल लिए, तीनों नंबर का जो कंपैरिजन दे रखा था, जो तुलना करा रखी थी, तो हमने उसको यहाँ पर रेशो के रूप में निकाल दिया। फिर समझना मैंने क्या बोला, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, पहली संख्या दूसरी का दुगुना है, तो मैंने बोला कि पहली अगर 1 है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना है, यानी कि दूसरी संख्या अगर 1 है तो पहली इसका दुगुना 2 हो जाएगी। और पहली संख्या तीसरी का आधा है, पहली संख्या तीसरी का आधा है, यानी कि 2 किसका आधा होता है, तो 2 4 का आधा होता है, यानी कि थर्ड नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब कह रहा है कि औसत गिवन है। यार मुझे एक बात बताओ, अगर कोई संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो इनका एवरेज क्या बनेगा, 2 और 1 3 और 4 7, यानी कि टोटल मैंने क्या सिखाया आप लोग को कि एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं पदों का योग करूंगा तो 2 और 4 6 और 1 7 हो गया, और पदों की संख्या कितने पद आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यानी कि एवरेज बन गया 7/3 यूनिट। कितना बन गया भाई, 7/3 यूनिट। और सवाल में कह रहा है कि एवरेज 56 है, यानी कि 7/3 की वैल्यू आपको 56 दे रखी है। देखो एवरेज में बहुत जगह आपको करने को होगा ऐसा, ठीक है, मैं हमेशा करता हूँ कि इतने की वैल्यू इतनी आ रही तो कितने की कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी आप हैबिट डाल लीजिए कि 7/3 यूनिट 56 के बराबर है। तो आप यहां से निकालो किसकी वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, कितनी हो जाएगी बच्चों, 24। अगर 1 की वैल्यू 24 है तो आपसे पूछा क्या है,
कि पहले और तीसरे नंबर का अंतर बताना है। पहले और तीसरे नंबर में अंतर कितना है बच्चों? 2 यूनिट का। तो अगर एक की वैल्यू 24 है तो सारे बच्चे बताए फटाक से कि 2 की वैल्यू कितनी होगी? 48। 2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 48। और यही सवाल का उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था। आप एक बार अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देखिए वीडियो को रोककर, और आप वापस से खुद से करिए सवाल, ठीक है? और जिससे कि आपको सब चीजें क्लियर हो जाए। और कोई भी किताब खरीदो, जल्दी से किताब खरीद के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, ठीक है? और साथ में भी मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप कितना भी पढ़ ले वो आपका व्यर्थ है, क्योंकि वहां पर एग्जाम में परफॉर्म करना कहीं ना कहीं आपका मॉक टेस्ट पे काफी ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर आपने अच्छे से मतलब एग्जाम देने से पहले कम से कम 40 से 50 मॉक लगा रखे तब तो ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर हमारी तैयारी तो हुई नहीं है, सर हमारा सिलेबस तो हुआ नहीं है, तो मॉक टेस्ट अभी कैसे दे दें? भैया आप मॉक टेस्ट दीजिए। पेपर में कई सारे क्वेश्चन मैथ में ऐसे आते हैं कि जो हर कोई बच्चा कर लेता है, तो कम से कम आप उन सवालों को तो करिए। बात समझ में आई? तो कम से कम उन सवालों को करिए जो हर बच्चा कर ले रहा है, ठीक है? यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा गणित सीखने की जरूरत नहीं है, जो हर बच्चा एवरेज बच्चा भी कर लेता है, ठीक है? तो उतने सवाल तो करूं। कम से कम कंप्यूटर पर सवाल पढ़ने की स्पीड तो बढ़ेगी। कई सारे बच्चों का एग्जाम के अंदर यही टाइम खराब हो जाता है कि वो सवाल पढ़ने की आदत नहीं होती है। आदतें आपको एग्जाम में क्वालिफाई करवाती हैं। एक बार ध्यान रखना, सिलेक्शन कहीं ना कहीं उसी बच्चे का होता है जिसकी आदतें ठीक होंगी। तो आदतों पे काम करना बहुत जरूरी है। कभी बात करेंगे आपकी आदतों पे, ठीक है, कैसे कैसी आदतें करनी है। कभी बात करेंगे आपसे जल्दी से कि एक वीडियो लेकर आएंगे कि बच्चा गलती क्या करता है प्रिपरेशन के दौरान, तो वो गलतियां आप ना करिएगा, ठीक है? तो उन पर ही बात करेंगे, सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं हल्के हल्के करके, ठीक है? और बाकी आप बताना कि आपको क्या चाहिए, किस वीडियो पे आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, ठीक है? तो हर चीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे इस चैनल पे, ठीक है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। जैसे कि एक वीडियो आने वाली है कि मॉक टेस्ट कैसे देना होता है, किस तरीके से उसके एनालिसिस करने, मतलब मॉक टेस्ट के बारे में सारी बात करेंगे उस वीडियो में, और जल्दी आपके सामने वो वीडियो होगी, ठीक है जी? तो आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले अपने आप से करिएगा, ठीक है? क्योंकि लगभग से ये पिछले वाले सवाल की तरह है, ठीक है? उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया सवाल में? सवाल में आपसे साफ साफ कह रहा है कि सर आउट ऑफ 4 नंबर्स, यानी कि टोटल संख्या 4 है। संख्या कितनी है? 4 है। द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, पहली संख्या दूसरी का दुगना है। द सेकंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, जो आपकी दूसरी संख्या है वो तीसरी का, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी का 1/3 है। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी का 1/3 है। एंड द थर्ड इज 5 टाइम्स द फोर्थ, और जो तीसरी संख्या है वो 5 गुना है किसका? चौथी का। जो तीसरी संख्या है वो 5 गुना है चौथी का। आपसे कह रहा है कि अगर एवरेज 33 है तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए भाई, करते सवाल को सॉल्व। सवाल में कह रहा है कि 4 संख्याएं, तो मैंने लिख दिया A, B, C और D, ठीक है? अब इन 4 संख्याओं की अगर हम बात करें तो सवाल में साफ साफ कह रहा है आप लोगों से, क्या बोला गया? द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, जो पहली संख्या है वो दूसरी का दुगना है। पहली संख्या जो है वो दूसरी का दुगना है, तो दूसरी संख्या B होगी तो इसका दुगना है पहली, यानी कि अगर मैं B को 1 मान लूं तो A कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी भाई। दूसरी का दुगना पहला है, ठीक है? और सवाल में कह रहा है द सेकंड इज 1/3, जो दूसरी संख्या है वो 1/3 है किसका? तीसरी का। तीसरी का 1/3, तो आप बताओ एक किसका 1/3 होगा? तो आप कहोगे 3 का होगा भाई। 3 का ही तो होगा, 1/3 1 होगा, बनेगा यहाँ पर, ठीक है? और कह रहा है, क्या बोला गया? एंड द थर्ड इज 5 टाइम्स द फोर्थ, यानी कि तीसरी संख्या आपकी जो चौथी संख्या उसका 5 गुना है। तो तीसरी संख्या 5 गुना है। अब यहां पर देखो भाई, आपको पता नहीं कि 3 किसका 5 गुना होता है, लेकिन आप इस बात को ऐसे सोचिए कि जो तीसरी है अगर वो चौथी का 5 गुना है तो चौथी तीसरी का 1/5 हो गई भाई। अगर तीसरी चौथी का, ये संख्या जो चौथी संख्या है इसका कितना है? 5 गुना है। कितना है इसका? 5 गुना है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको ऐसे ना सोचकर, अगर आप इसको ऐसे सोच ले कोई दिक्कत है? जरा देखना, मैं इस बात को ऐसे बोल दे रहा हूं कि जो आपकी तीसरी संख्या है वो चौथी का 5 गुना है, या फिर जो चौथी संख्या है वो तीसरी का 1/5 है। तो बात तो एक ही है ना भाई, बात तो एक ही आ गई यहाँ पर, ठीक है? तो यही वाली बात समझनी है आप सारे बच्चों को। तो यानी कि अगर मैं 3 का 1/5 करूंगा तो 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। यानी कि चौथी संख्या कितनी होगी बच्चों? 0.6 हो गई। अब पॉइंट से घबराइए मत, मानते हैं कि पॉइंट से डर लगता है, और आपको मैंने कई बार ऐसे ऐसे तरीके सिखाए हैं जहां पर आप पॉइंट से बचना सीखते हो, ठीक है? क्योंकि पॉइंट से बचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट और फ्रैक्शन, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशन खुद से करना सीखिए। और छोटा मोटा आपके सामने पॉइंट अगर आ रहा है तो ऐसा नहीं कि उससे ही भाग रहे हो। मेरा मतलब ये होता है कि जब बहुत कठिन कैलकुलेशन बन जाए, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो वहां पर हमने क्या सीखा है? टेबल बनाना सीखी थी मैंने,
ठीक है, वहां पर मैंने आप लोगों को एक टेबल बनाना सिखाया था, तो वहां पर वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है कि आप संख्या को कैसे लेट करें, किस तरीके से अपने मूलधन को मारें कि आपकी टेबल के अंदर पॉइंट ना बने। लेकिन यहाँ पर छोटा मोटा वैल्यू उसको निकालिए अपने आप से, भागिए मत इससे, ठीक है। तो जरा इसको ऐड कर लो। सवाल में कह रहा है इनका एवरेज दे रखा है। अच्छा, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग करिए पहले, 2 और 1 3 और 3 6.6 आ गया। पदों का योग कितना आ गया बच्चों? 6.6 आ गया, ठीक है। एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद है? 4 पद है। कितने टर्म्स है बच्चे? 4 टर्म्स है। तो इतने की वैल्यू दे रखी कितनी? 33, यानी कि एवरेज कितना दे रखा है? 33। तो इसके बराबर दे रखी 33, ठीक है। पॉइंट हटाया, जीरो चिपकाया, आप इसे काट लीजिए, 33 से काट लीजिए, ठीक है। तो 33 दूनी 66 और 33 दशावन 310, ठीक है। तो ये कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर एक यूनिट की वैल्यू सर 8 आ रही है, सॉरी 5 चौके 20 आ रही है। एक की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 5 चौके 20 आ रही है। अगर सर एक की वैल्यू 20 आ रही है तो आपको निकालना क्या है? द लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ी संख्या 3 है। सबसे बड़ी कौन सी संख्या? 3 है। यानी कि आपको पता है एक की वैल्यू 20 होगी, तो बताइए जी 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो गुणा 20 कर दीजिए, आंसर कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। और यही सवाल का उत्तर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो को वापस से देखिए, इस सवाल को फिर से देखिए। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। छोटे मोटे सवाल है, बहुत कठिन सवाल नहीं है। केवल और केवल एवरेज की डेफिनेशन पे सवाल है, मतलब एवरेज पे जो हल्के फुल्के सवाल होते हैं वो ये है। इससे अच्छे सवाल तो हमने पिछली क्लास में किए थे, आ रही ना बात समझ में। लेकिन मैंने इस टाइप के सवाल इसलिए कराए क्योंकि सवाल बड़े हल्के हों, सवाल भले ही आसान हो, लेकिन अगर एग्जाम में आते हैं तो बच्चा परेशान रहता है कि सर ये सवाल कैसे करें, लैंग्वेज बड़ी घूमी हुई है। कुछ नहीं घूमी हुई है, बस आप इन सवालों को अगर पहले कर चुके होंगे ना तो यही सवाल आपको एग्जाम में आसान लगेंगे, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सवाल में आपसे साफ साफ क्या बोला गया है, और ये बड़ा ही मतलब आपको देखो एग्जाम में फंसा देगा, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर एग्जाम में आपको फंसाने वाला सवाल है ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने लगाया है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि एक बंदा, ठीक है, एक बंदा 1 किलोग्राम टमाटर खरीदता है, ठीक है, 4 जगह से खरीद रहा है, यानी कि हर जगह से 1-1 किलोग्राम टमाटर खरीदे हैं, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें, यानी कि इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है पर रुपये कह रहा है। मतलब यहाँ पर पहली जगह पर 1 रुपए में 1 किलो मिलता है, दूसरी जगह पर 1 रुपए में 2 किलो मिलता है, तीसरी जगह पर 1 रुपए में 3 किलो मिलता है, और चौथी जगह पर 1 रुपए में 4 किलो मिलता है। सारे बच्चे के बात समझ में आ गई कि भैया आपसे पूछा गया है कि एक जगह पर यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखो पहली जगह पर क्या बोला गया है कि 1 रुपए में 1 किलो, दूसरी जगह में 1 रुपए में 2 किलो, तीसरी जगह में 1 रुपए में 3 केजी, और चौथी जगह में 1 रुपए में 4 केजी दिया गया, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि ऑन एन एवरेज ही परचेज्ड x किलोग्राम टमाटर, यानी कि उसने अगर कुल मिलाकर x किलोग्राम टमाटर खरीदे तो कितने टमाटर खरीदे यही निकालना है। 1 रुपए में कितने टमाटर वो लेके आ रहा है आपको यही निकालना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एवरेज पूछा है, एवरेज का मतलब क्या है कि अगर हर जगह 1-1 रुपया खर्च किया है तो इसका मतलब एवरेज भी 1 ही रहेगा। एवरेज भी कितना रहेगा बच्चों? 1 ही रहेगा। आगे ना बात समझ में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो आपसे कह रहा है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 केजी टमाटर की कीमत, 1 केजी टमाटर की कीमत पहली वाली जगह पर कितनी है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1 रुपया है। कितनी है सर? यहाँ पर 1 रुपया है। अच्छा, दूसरी जगह पर वो कह रहा है कि 1 रुपए में 2 किलो। अरे भाई 1 रुपए में 2 किलो, तो मुझे ये बताओ कि 1 किलो कितने रुपए में मिलेंगे? तो आप कहोगे सर 1 रुपए में मिलेंगे आधा किलो, आधा रुपए में, यानी कि 98 में मिलेगा। अरे बात समझ में आई? मैंने यहाँ पर क्या बोला कि 1 रुपए में 2 केजी टमाटर लेके आ रहा है। कितना ला रहा है सर? 2 केजी, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि 1 केजी कितने के लेकर आ रहा है, तो आप 2 को यहाँ भेज देंगे तो 1/2 रुपए हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 केजी बन जाएगा। ये वाली बात मैंने यहाँ पर बोली। तीसरी जगह पर मुझे ये बताओ कि 1 किलो टमाटर कितने के मिलेंगे, तो आप बोलेंगे सर तीसरी जगह पर 1 किलो टमाटर कितने के मिलेंगे? 1/3 रुपए के मिलेंगे। कितने के मिलेंगे सर? 1/3 रुपए के मिलेंगे। और चौथी जगह पर 1 किलो टमाटर कितने के मिलेंगे सर? चौथी जगह पर 1 किलो टमाटर मिलेंगे 1/4 रुपए के। कितने के मिलेंगे? 1/4 रुपए के मिलेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सभी को जोड़ दो तो मुझे क्या मिल जाएगा कि 4 किलो टमाटर कितने के पड़ेंगे, ठीक है। 1 किलो यहाँ से, 1 किलो यहाँ से, 1 किलो यहाँ से और 1 किलो यहाँ से। अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा? तो आपका एलसीएम बन जाएगा सर 12, ठीक है। सबको ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम बन जाएगा सर 12, और जब 12 बन जाएगा तो यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 3 चौक 12 आएगा, यहाँ पर 4 3 12 आएगा, ठीक है। तो ये सर जोड़ दिया हमने, 6 4 10 कितना हो गया? 13 और 12 25/12 हो गया। कितना हो गया सर? 25/12, यानी कि 25/12 रुपए में, 25/12 रुपए में कितने टमाटर मिल रहे हैं सर? 4 किलो मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 4 किलो। पर हमें ऑन एन एवरेज निकालना है, ठीक है, कि 1 रुपए में कितने टमाटर लेके आ रहा है, कितने किलो टमाटर लेके आ रहा है। तो भैया 1 रुपए में कितने किलो लाएगा ये निकालना है। तो 1 रुपए बराबर कितना हो गया? 12 चौक 48 और नीचे आ गया 25, इतना किलोग्राम लेकर आएगा। आप इसको काटा पीटी मचा लो तो कितना आएगा? 1 रुपए में 25 एकम 25, ठीक है जी, 25 एकम 25 आ गया।
और उसके बाद यहाँ पर कितना बनेगा यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा 23, 23 का मतलब होगा 9 बार कटेगा क्योंकि 230 यानी कि 25 नेमा ये हो गया, यानी कि 1.92 किलोग्राम आ गया। ठीक है, यानी कि ये बंदा कितने टमाटर लेकर आएगा, 1.92 किलोग्राम टमाटर ये लेकर आएगा 1 रुपए में, और यही सवाल का उत्तर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को सवाल समझ में आया होगा। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को लगा, इसलिए मैंने आपके लिए सवाल को भी डाला। ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, वरना सवाल कंफ्यूज कर देता है और एग्जाम में कभी कभी आपको परेशान कर देगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है सवाल के अंदर, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सवालों को एक बार खुद से ट्राई करो, बिना सोल्यूशन को देखिए, उसके बाद आप खुद से करा करो सवाल को, मतलब वीडियो को देखा करो। ठीक है, तो पहले खुद से करिए ट्राई, उसके बाद वीडियो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये बेटा कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, उनको हमें समझना है कि आखिर में क्या क्या चीजें आपके काम आने वाली है। तो एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो अगले सवाल को बढ़ने से पहले, अगले सवाल को करने से पहले ये प्रॉपर्टीज आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सारे बच्चे लिखिएगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज TIES। ठीक है, इनकी कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, कुछ इसकी कुछ क्वालिटीज हैं, तो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हालांकि इस चीज का इस्तेमाल मैंने पिछले बार भी करवाया था आपको, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि कुछ संख्या ले लो, जैसे कि संख्या मैंने ले ली यहाँ पर, एक संख्या ले ली मैंने 2, फिर ले ली 3, फिर ले ली 5, फिर ले ली मैंने 8, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनका एवरेज कुछ भी है, मतलब ये संख्या देख लो उसका एवरेज क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये आएगा 2 और 3, 5 और 5 10 और 18, यानी कि एवरेज 9 आ गया। एवरेज कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूं कि मैं हर संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हर संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप जरा देखिए यहाँ पर क्या हो गया। तो मैंने बोला कि ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, यानी कि कितना बनकर आ गया सर ये, तो ये बनकर आपके सामने आ गया 36। कितना बन गया भाई, 36 बन गया। ठीक है, यानी कि 36 हो गया। अब 36/4 करोगे, एवरेज कितना आएगा सर यहाँ पर 36/4 करोगे, एवरेज कितना आएगा सर यहाँ पर, एवरेज अभी भी कितना रहने वाला है यहाँ पर देखते हैं। देखो 6 और 4 10, 10 और 10 20, और 16 36 आ गया। ठीक है, तो एवरेज कितना बन गया 36/4, यानी कि हम कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर नंबर को यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो आपका सम है, ठीक है, जो सम है, जो एवरेज है, पहले था हमारे पास कितना 9 था, तो यहाँ पर एवरेज अगर निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर एवरेज हमारे पास 4.5, यहाँ पर एवरेज हमारे पास कितना 4.5, देखिएगा। ठीक है, तो एवरेज है यहाँ पर 4.5, और यहाँ पर कितना बन गया, 9 बन गया। यहाँ पर कितना बन गया, एवरेज 9 बन गया। यानी कि हर संख्या को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एवरेज के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जा रही है। तो यानी कि अगर एग्जाम में कभी आपसे बोले कि हर नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करी गई है, तो आप संख्याओं को बदल के मत देखिए, आप सीधे सोच लीजिएगा कि अगर हर नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, इस बात का मतलब क्या है कि एवरेज में भी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत काम की बात है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ये बोलता कि अगर मैं हर संख्या को 2 बढ़ा दूं, अगर मैं हर संख्या में 2 ऐड कर दूंगा, जरा देखना क्या बनकर आएगा हमारे पास। अगर मैं 2 में 2 जोड़ दूं, कितना बनेगा यहाँ पर, 4 बनेगा। कितना बनेगा, 4 बन गया, ये 5 बन गया, 7 बन गया, और ये कितना बन गया, 10 बन गया। इन्हें जोड़ लो, 15 और 4 19, 19 7 26 बन गया। कितना बन गया, 26। अगर मैं औसत निकालूंगा, अगर मैं बच्चों औसत निकालूंगा, जरा औसत निकालो कितना आएगा। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 5 4 9 16, और 10 कितना हो गया, 26, 26/4 हो गया। ठीक है, तो 13 का आधा कितना हो गया, 6.5, कितना हो गया बच्चों, 6.5। यानी कि अगर मैंने हर संख्या में 2 जोड़ा, अगर मैंने यहाँ पर हर नंबर में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, तो एवरेज में भी 2 जुड़ गया। एवरेज में भी क्या हुआ, यहाँ पर 2 जुड़ गया, 6.5 बन गया। यानी कि जो भी इफेक्ट आप हर नंबर पे करेंगे, जो भी इफेक्ट आप हर नंबर पे करेंगे, सोच के देखिए ना कि एक चीज हर जगह बढ़ रही है, अगर वो हर जगह बढ़ेगी तो औसत पे भी असर डालेगी, तो एवरेज पे भी वही असर डालेगी जो हर जगह डाला हुआ है उसने। बात समझ में आ रही है? तो यही वाली चीज है, मैं क्या सिखा रहा हूँ आप लोग को, मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कभी भी आपके पास अगर कुछ बोला कि नंबर, जैसे कि आपके पास n नंबर है, कितने नंबर है, n नंबर है, और उनकी कुछ एवरेज है, n नंबर का जो एवरेज है, n नंबर से, और उनका एवरेज कुछ a मान लिया, तो अगर तुमने यहाँ पर नंबर्स में, अगर नंबर में यहाँ पर तुमने मल्टीप्लाई कर दी किससे, x से कर दी, तो एवरेज में मल्टीप्लाई भी x से हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर तुम्हें नंबर में यहाँ पर x जोड़ दिया, तो यहाँ पर एवरेज में भी क्या होगा, x जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर तुमने नंबर्स में यहाँ पर x घटा दिया, तो एवरेज में भी क्या होगा, x घट जाएगा। अगर तुमने नंबर्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, किससे, x से कर दिया, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका एवरेज में भी डिवाइड हो जाएगा x से। तो यही बात आप सारे बच्चों को सीखनी है, यही बात आप सारे बच्चों को याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी है एवरेज की, और ये बड़ी ही काम की चीज है। ठीक है, तो इसी बेस पर करेंगे अगला सवाल, और देखते हैं कैसे कैसे सवाल इस पर आते हैं। देखिए यहाँ पर अब बड़ा मतलब 2 कौड़ी का सवाल आप कहोगे इसको, ठीक है, कि मतलब इतना लल्लू सा क्वेश्चन है, और लेकिन एग्जाम में कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका क्या पता, जैसे कि कुछ एग्जाम में क्या होता है कि मैथ नहीं आती है, वहां पर रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग में ऐसे छोटे मोटे सवाल मैथ की पूछ लेता है। रीजनिंग के अंदर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे मैथ की पूछ लेता है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखना भी कैसे निकालेंगे।
द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 8, यानी कि 25 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है, यानी कि नंबर कितने हैं? 25, ठीक है। एवरेज कितना आ गया? 8 आ गया। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12, देन व्हाट विल बी द एवरेज? या मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे इस सवाल में ये बिल्कुल भी मतलब है कि नंबर कितने हैं? नंबर कितने भी हों, अगर आपने सभी संख्याओं में 8 से गुणा करी है, अगर मैं यहाँ पर 50 नंबर का बोलता कि 50 संख्याओं का औसत 8 है, 50 संख्याओं का अगर औसत 8 है और मैं 50 के 50 में अगर 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एवरेज में 12 से मल्टीप्लाई होने की है। क्या मेरी बात समझ में? अगर मैं बोलता कि 100 संख्याओं का औसत 8 है और मैं बोलता कि हर संख्या में मैंने यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करी है, तो एवरेज में तब भी 12 से मल्टीप्लाई होती। बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे बोलता कि n नंबर का एवरेज यहाँ पर 8 है, n नंबर का एवरेज 8 है और अगर मैं हर संख्या में मल्टीप्लाई कर दूं 12 की, तो आप बोलेंगे सर औसत में 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसी बात का आप सारे बच्चों को ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, कि आपको ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके एग्जाम के अंदर जो सवाल आया है उसके अंदर ये क्या बोला गया है कि एवरेज कितने नंबर का बताया गया है, यानी कि नंबर कितने भी हो आपको केवल एवरेज देखना है। तो आपने बोला कि सर एवरेज 8 है तो 12 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि एवरेज में भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आंसर कितना बन जाएगा? 96। तो ये वाली बात आपको सीखनी है, ठीक है, कि यहां पर मुझे संख्या कितनी है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे केवल और केवल ये देखना है कि एवरेज कितना है, क्योंकि जो संख्याओं पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वही मल्टीप्लाई आपकी एवरेज में निकल कर आएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब देखो, जो प्रॉपर्टी आपको मैंने सिखाई अब उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है अच्छे से, ठीक है, बढ़िया सवाल है, आप इसे करिएगा ट्राई एक बार जरा, ठीक है। सवाल में कह रहा है बेटा आप लोगों से, ठीक है, सवाल में आप लोगों से क्या बोला गया है, मैं आपको करके दिखा देता हूं एक बार फटाक से, कि द एवरेज ऑफ 23 नंबर्स इज 81, 23 संख्याओं का औसत 81 है, 23 संख्या का औसत 81 है। अगर हम हर नंबर में यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दें, अगर हम हर संख्या में 6 से डिवाइड कर दें और 2.5 हर नंबर में जोड़ दें, यानी कि 6 से डिवाइड भी कराए और 2.5 जोड़ा भी है, यानी कि दो काम करेगा इस बार, तो आपको बताना है कि नया एवरेज क्या होगा। अब मैं फिर से आपसे वही बोलूंगा कि इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि 23 संख्या की क्या है कि क्या नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या बोला सर कि 23 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 81 दे रखा है। कितना है भैया? 81 है। तो अगर मैं यहाँ पर 81 को पहले क्या बोला गया? 6 से कर दो डिवाइड, कर दिया हमने डिवाइड, जरा आप मुझे बताओ कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 27, 3 से काटो 3 दूनी 6 और 3 से काटो 27, यानी कि कितना हो गया? 13.5 आ गया। कितना आ गया? 13.5 आ गया। तो मैंने बोला कि अगर मैं सभी संख्याओं को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज कितना बनेगा? 13.5 बनेगा। एवरेज में कितना बनेगा? 13.5 बनेगा, क्योंकि पहले 81 था और अब कितना बन गया? 13.5 बनकर आ गया, ठीक है। लेकिन अगली बात क्या कह रहा है कि हर संख्या में 2.5 जोड़ना भी है, तो भैया 2.5 जोड़ दो, कुछ नहीं करना आपको। कितना बन गया? तो 16। तो इतना हल्का सवाल है और कई सारे बच्चे क्या करेंगे कि 23 संख्या लिखेंगे, उसके बारे में कुछ सोचेंगे, इसके बारे में विचार, कुछ नहीं करना। संख्या कितनी है इस बात से तो मतलब ही नहीं है, नंबर्स कितने दे रखे हैं इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपने बस क्या देखना है? आपने बस ये देखना है कि एवरेज कितना है, ठीक है। एवरेज 81 है तो इसी में सारे काम होने हैं। 6 से डिवाइड हो रहा है तो 81 में 2.5 हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है तो भी आपका यहाँ पर जो नया एवरेज है उसमें हो रहा है। तो बात समझ में आ गई? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आखिर में कि एवरेज कितना है और उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अगर जो प्रभाव हर नंबर पर पड़ेगा वही प्रभाव आपका एवरेज पे ही पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। इजी सवाल है, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन आपके करे हुए होने चाहिए, वरना एग्जाम में आपको इतनी सी लैंग्वेज के सवाल परेशान करने वाली गारंटी इस बात की है, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को देखिए और हाँ, नोट्स बनाइए। नोट्स पर आप चर्चा करेंगे बहुत जल्दी आप लोगों से कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है जी। तो फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आप सारे बच्चों को बता दें कि अगर आप अनअकैडमी पर आते हो तो सबसे पहली बात तो क्या है कि आज के टाइम पे कोविड बहुत फैल रहा है। अब जैसे कि आपको पता है कि सरकारें तीसरी वेव की तैयारी कर रही है, तो उस तैयारी में आपको पता है कि थोड़े बहुत एग्जाम तो आपके हो ही रहे हैं और उस बीच में क्या पता एग्जाम्स हो जाए, तो कोविड की तीसरी वेव आई, चौथी वेव आई, दूसरी वेव आई, पहली वेव आई, तो इससे अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत इफेक्ट करो। तो अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करो और इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप अनअकैडमी पर पढ़ो। भाई आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पूरा सिलेबस मिलता है और बैच मिलता है और बैच के जरिए से आप तैयारी अच्छे से कर पाते हो। तो ये फीचर अनअकैडमी पर मिल रहा है। तो और अनअकैडमी पर सोच के देखो कि अगर तुम किसी कोचिंग में जाओगे, ठीक है, तो कम से कम 10 रुपए तुमने ऑटो में दिए होंगे वहां पर जाने में और 10 रुपए लोगे तुम ऑटो से वापस घर आने में। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक दिन का मिनिमम खर्चा 20 रुपए है और अगर आपके पास बाइक है तो अब तो पेट्रोल करीब 100 रुपए पर लीटर होने वाला है, ठीक है। तो आपको तो पता है खर्चा कितना ज्यादा बढ़ गया होगा आपका, ठीक है। यानी कि 20 रुपए एक दिन का। अगर 20 रुपए एक दिन का है तो सोच के बताओ मुझे सारे बच्चे, अगर तुम 25 दिन भी कोचिंग गए, अगर तुम महीने में 25 दिन भी कोचिंग गए तो तुम्हारे 500 रुपए गए। कितने खत्म हो गए रुपए? 500 रुपए खत्म हो गए। यानी कि तुम सोचो कि तुम्हारा ऑटो का खर्चा जो है वो 500 रुपए महीना है। फीस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, कोचिंग की फीस की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर आप सारे बच्चे 1 साल कोचिंग करते हो, अगर आप सारे बच्चे 1 साल कोचिंग करते हो, मतलब 12 महीने वहां पर आप क्लास में जा रहे हो, यानी कि आपने रुपए कितने खत्म कर दिए भाई? 6000 रुपए। कितने खत्म कर दिए बच्चों? 6000 रुपए। और वहां पर इसके बाद भी क्या होता है कि भैया पता नहीं कौन सी फैकल्टी पढ़ाकर चली जाए, है ना, किसी के बारे में पता है नहीं, कभी किसी को भी उठा के पढ़वा दिया, ये सारी दिक्कतें हैं। फिर आपको समझ में नहीं आता, फिर आप फैकल्टी चेंज करवाते घूमते हो, उससे कुछ होता है नहीं।
बात समझ में आ रही है? और 6,000 रुपए केवल और केवल किराए में खत्म हो गए और कम से कम 7-8 हजार रुपए फीस भी जमा कर दोगे वहां पर, ठीक है। तो जितने का आपका खाली ऑटो का खर्चा होता है ना, उतनी अनअकैडमी पर फीस है। जितना आपका ऑटो का खर्चा होता है एक साल में, उतनी अनअकैडमी पर फीस है। और अगर आप कहीं 2 साल कोचिंग चले गए, अगर आप कहीं 2 साल कोचिंग चले गए, तो आपके रुपए खत्म हो गए 12,000। कितने रुपए खत्म हो गए? 12,000। और अनअकैडमी का प्लान आपको पड़ता है करीब करीब 7,000 रुपए में। सोच के देखो, अभी मैंने केवल और केवल आपके ऑटो का खर्चा जोड़ा है, और ये भाई मिनिमम पे जोड़ा है। आपको पता है कि आज के टाइम पे जब से आपका क्या कहते हैं, ये सब महंगा हो रहा है, जितना भी आपका मतलब ये सीएनजी वगैरह है, इस सब पे भी रेट बढ़ेंगे। तो आपके भाई ऑटो वालों ने भी 15 रुपए कर दिए, अब वो 10 की जगह 15 रुपए लेते हैं, तो खर्चा अब और बढ़ गया है। 30 रुपए रोज के, तो बोले तो 25 या 75, 750 रुपए आपका महीने खर्चा हो रहा है। यानी कि अनअकैडमी पर अगर आप आते हो, तो अगर आपके पास इकट्ठी फीस नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये वाली बात, तो जैसे आप 500 रुपए यहाँ पर दे देते हो, आपको पता नहीं चलता, तो उसी तरीके से अगर आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं है, तो आप अनअकैडमी की फीस की किस्त बनवा लीजिए, जिससे कि आपका, और मुश्किल से किस्त पता कितने की बनती है? 500 से 600 रुपए महीने की, 500 या 600 रुपए महीने की किस्त बनती है, और आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका प्लान यहाँ पर आराम से ले लोगे आप। इसलिए मैं ये वाली बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप पैसे जब टुकड़ों में देते हो ना, जब किस्तों में देते हो, तो आपको पता नहीं लगता, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट ज्यादा होता है वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर घर पे बैठ के आपको पढ़ना है, और किसी कोचिंग में जाओगे भैया, तो आपको पता है कि यार वहां पर आपको एक ही बैच देगा ना, भाई इतने रुपए तुमने अगर फीस पे करी, मतलब इतने रुपए ऑटो वाले को दिए केवल, ठीक है, तो तुमसे कहेगा भैया यूपीएससी का बैच है, तो खाली उसी का पढ़ो निकल लो, पैट का बैच है पढ़ो और निकल लो, ठीक है। अनअकैडमी पर ऐसा नहीं है। आप अगर एक बार आते हैं, तो आपको पता है कि पैट से लेकर पीसीएस तक के बैचेस बने हुए हैं, ठीक है, यूपीपीएससी के, तो आप उन सभी बैचेस को कर पाओगे एनरोल। बहुत बड़ी बात है, एक बार फीस दे दी, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया के आपको बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मेरी क्लास भी होती है और बाकी के टॉप एजुकेटर भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप जिससे पढ़े, वो बंदा आपको कंटेंट क्वालिटी में दे रहा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, कुछ भी छूटता नहीं है, हर एक कॉर्नर को कवर करते हैं। कई सारे बच्चों की शिकायत ऑफलाइन में ये रहती है कि सर हमारा सिलेबस रह गया, सर हमारा वो टॉपिक रह गया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आपके बैच बन गए हैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब बैच बन रहा होता है, तो फैकल्टी से पूछते हैं कितने घंटे में पढ़ाओगे, तो आपको उतने घंटे पढ़ाने हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो यानी कि सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत लेना। कंप्लीट प्रिपरेशन होती है आपकी एग्जाम की। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब ये होता है कि आपको पढ़ाते भी हैं, आपको गाइडेंस भी दी जाती है, आपको टेस्ट भी करवाते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं एमसीक्यू के जरिए से, ठीक है। इसका मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। अब आपके डाउट सेशन भी होते हैं, यानी कि भाई कई सारे बच्चे ऑफलाइन में अपने फैकल्टी से डाउट पूछ ही नहीं पाते, वहां पर भीड़ इतनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हर 3 क्लास के बाद एक होती है आपकी डाउट क्लास। बात समझ में आ रही है? यानी कि 3 क्लास हो गई, फिर आपके पास क्या आ जाएगी, डाउट क्लास आ जाएगी। और आने वाले टाइम में आप सारे बच्चे इन क्लासेस के अंदर, डाउट क्लास के अंदर आप भी बोल सकते हैं, फैकल्टी आपकी आवाज को सुन सकते हैं। बात समझ में आ गई? बढ़िया फीचर है, तो काफी जरा मजा आने वाला है इसमें, काफी बच्चे एंजॉय करेंगे, हम भी मजे करेंगे, ठीक है। तो फटाक से आइए, तो हंसते खेलते पढ़ लेंगे, पता नहीं लगेगा आपको। लाइव टेस्ट सीरीज, जब तक रैंक नहीं देखोगे कि कितना आता है कितना नहीं आता, तो अपने मुंह में मिट्ठू बने रहो, अपने आप खुश हो रहे हैं कि सर हमारी रैंक, हमें इतना आता उतना नहीं आता। जब पेपर दिया, जब टेस्ट दिया, तो रैंक आपकी खराब आ गई। तो इसलिए रैंक देखकर काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप मॉक टेस्ट देते रहो, तभी मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सब अनअकैडमी पर मिल जाती है, ठीक है। जो भी लेक्चर मैं आपको अनअकैडमी पर दूंगा, और वैसे ही सभी एजुकेटर की पीडीएफ आपको मिलेंगी। ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर, ठीक है, तो ज्योग्राफी की पूरी पीडीएफ आपको मिलती है, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ता। आंसर राइटिंग सेशंस, देखिए इसके लिए बच्चा अलग से फीस पे करता है ऑफलाइन में, ठीक है। अनअकैडमी पर सोचो, जितना फीस तुम ऑटो में दे रहे हो ना, जितना पैसा तुम ऑटो में दे रहे हो, उसके अंदर तुम्हें आंसर राइटिंग का बैच भी मिल रहा है। आंसर राइटिंग का बैच भी मिलता है, ऑप्शनल का बैच भी मिलता है, ठीक है। और आपको गाइडेंस और मेंटरशिप तो मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सारे एजुकेटर हम मिलकर आपको गाइड करेंगे बेहतरीन आपके भविष्य के लिए, तैयारी के लिए, कैसे तैयारी करनी है जिससे आपका एग्जाम निकले। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेस्ट सीरीज कैसे होती है। आरओ का पेपर जो कि 5 दिसंबर को अनाउंस हो चुका है फिलहाल के लिए, ठीक है, टेंटेटिव डेट आ चुकी है। तो हर सैटरडे संडे को, यानी कि पूरे के पूरे जून और जुलाई के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर सैटरडे संडे को आरओ के टेस्ट करवाए गए हैं। कुछ आपके टॉपिक वाइज, जैसे कि हिस्ट्री का टेस्ट हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, साइंस का हो गया, पॉलिटी का हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स का हो गया, यूपी स्पेसिफिक का हो गया। मतलब ये आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है कि एक टॉपिक का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद कुछ आपके फुल लेंथ के टेस्ट भी, जैसा एग्जाम होता है वैसे टेस्ट कराएंगे। मतलब आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है यहाँ पर, ठीक है। पीसीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज, जिसके लिए बच्चा पागल रहता है, उसको मिलती नहीं है, लेकिन अनअकैडमी पर आपको मिलती है। इसी के अंदर फ्री मिल जाएगी सारे बच्चों को, जो प्लस वाले बच्चे होंगे उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हर टेस्ट, हर सब्जेक्ट का टेस्ट है, ठीक है। जैसे कि 27 जून को पॉलिटी का होगा, ठीक है, आईआर का होगा 7 जुलाई को, गवर्नेंस का होगा किसका 25 तारीख को, ठीक है, जीएस पेपर 2 कंप्लीट आपका होगा 1 तारीख को। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर चीज के लिए टेस्ट आपको बनाकर दिए गए हैं, तो बस आपको आना है। तो टेस्ट के जरिए से, आपके लेक्चर्स के जरिए से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट बनती है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, बैचेस आते हैं, जैसे कि आपका ऑप्शनल का बैच है, ठीक है, किसका बैच है? ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैच है, चल रहा है आपका कब से? 12 तारीख से चल रहा है, सॉरी फरवरी से चल रहा है। तो फरवरी से बैच स्टार्ट हो गया है। तो आपको पता है कि ऑप्शनल की तैयारी काफी लंबे समय में हो पाती है, तो इसलिए बैच पुराना हो गया थोड़ा सा, लेकिन नए
जैसे कि सब्जेक्ट एक चल रहा होगा पहले से, ठीक है, अब उसके बाद नया सब्जेक्ट आएगा आपका। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भी लोअर पीसीएस का एग्जाम आपका जो होगा तो उसके लिए डेडिकेटेड बैच है लोअर पीसीएस के लिए, ठीक है। 2021 का एग्जाम होगा, इसमें ज्योग्राफी आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको, ज्योग्राफी पूरी कवर करवाएंगे। मेरा वहां पर मैथ का बैच भी चल रहा है, यूपीएसआई के लिए गणित का बैच भी चल रहा है, ठीक है। 100 घंटे पूरे मैथ पढ़ानी है मैंने, 100 घंटे से ऊपर मैथ पढ़ानी है मैंने। 100 घंटे अलग पढ़ाए, 10 घंटे अलग पढ़ाए, यानी कि 110 घंटे यूपीएसआई के लिए मैथ पढ़ लोगे तो कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, सारे कंटेंट आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, जो प्रीवियस बच्चे पेपर दे चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं बैंक वगैरह में, वो बताते हैं कि जो पढ़ते हैं पेपर उसी में से आता है। जो बच्चे मॉक दे रहे हैं यूपीएसआई के, वो कह रहे हैं कि सर सब पढ़ाया हुआ ही आ रहा है, ठीक है। अभी मॉक में आ रहा है, पर आने वाले टाइम में भविष्य में ऊपर वाले ने चाहा तो पेपर भी यहीं से पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। तो और कुछ बच्चे तैयारी करते हैं बच्चों 2022 के लिए, तो जो बच्चे तैयारी करते हैं पीसीएस 2022 के लिए, तो उनके लिए बनता है लक्ष्य नाम का एक बैच। तो आप सारे बच्चे 12 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर पाओगे इस बैच के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको 30 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप नए ताजे बैच में कर पाएंगे एनरोल। तो फटाफट से प्लस भाई बहुत सारे फीचर है, मतलब इतने फीचर आपको मैंने गिना दिए कि इसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको अनअकैडमी से और क्या एक्सपेक्टेशन है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास ये होना चाहिए, और वो अनअकैडमी आपको देगा। बात समझ में आ रही है। सो बेस्ट एजुकेटर है, बेस्ट कंटेंट है, तो इसलिए आप तैयारी करिए अच्छे से, जिससे कि आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिले आपको, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। इस टाइप का सवाल मैंने पिछली वीडियो में करवाया भी था, तो अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, उसको अच्छे से किया होगा, तो आप इसमें भी कर पाएंगे इस सवाल को, वरना फिर ये पता लग जाएगा कितना आता कितना नहीं आता। तो आप वीडियो को रोकिए, खुद ट्राई करिए, फिर आप सोल्यूशन को देखिएगा। तो सवाल में क्या कह रहा है आपसे, बेसिकली सवाल में आपसे बोला गया यहाँ पर कि n संख्याओं का औसत 58 है। n संख्याओं का, अब यहाँ पर देखो कई सारे बच्चे पढ़ते सर संख्या ही नहीं देंगे, सर n नंबर है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर याद हो तो पिछले जो 2 सवाल करवाए मैंने, क्या वहां पर इस बात से कोई फर्क पड़ा कि नंबर कितने हैं? जो आपको मैंने पिछले 2 सवाल करवाए, क्या आपको इस बात से कोई भी फर्क पड़ रहा था कि नंबर कितने? नहीं, मैंने नंबर को तो देखा ही नहीं, मुझे मतलब था औसत से। और यहाँ पर वही चीज है कि एवरेज रखा है, वही मेरे काम का है। सवाल में कह रहा है कि 65% नंबर को, यानी कि टोटल n नंबर है, और इसमें से 65% नंबर में हमने प्रत्येक नंबर में 9 की वृद्धि करी है, और बाकी संख्याओं में हमने 11 कम कर दिया, मतलब 65% में 9 बढ़ा दिया, और बाकी के 35% नंबर में हमने प्रत्येक नंबर से 11 घटा लिया। तो वो कह रहा है कि नया एवरेज क्या बनेगा, ये बताना है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा ये सवाल है, ठीक है। करते हैं इसको, कैसे करना है जरा समझते हैं इस बात को, ठीक है जी। तो देखते हैं क्या करेंगे सवाल में। तो देखो भाई, आपसे मैंने वो क्या बोला, 65% कितना होता है ये बता दो बस। 65% कितना होता है? 13 से काटो, 13 पंजे 65, ठीक है। 5 से काटोगे 13 बार कटेगा, और 5 से काटोगे 20 बार, यानी कि ये होता है 13/20। कितना होता है भाई? 13/20। मतलब टोटल संख्या 20 मान लो। कितनी मान लो भाई? टोटल संख्या 20 मान लो, मतलब 20 संख्याओं में से 13 संख्या कितना बनाएंगी? 65% बनाएंगी। अगर 20 100% है तो 13 कितना है? 65% है। परसेंटेज में आपको ये बात खूब पढ़ाई है मैंने, यानी कि 13 नंबर में आपने प्रत्येक नंबर को कितना बढ़ाया है? 9 बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है बच्चों? 9 बढ़ाया है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हर नंबर में 9 बढ़ेगा तो टोटल सम कितना बढ़ेगा? तो आप बोलेंगे 13 नेमा 117। कितना बढ़ेगा सर? 117 बढ़ जाएगा, ठीक है। अगली बात क्या बोली है? अगर 20 में से 13 निकाल दिए तो बच्चे कितने? 7 बचे। बचे कितने बच्चों? 7 बचे। तो 13 में प्रत्येक में 9 बढ़ाया, और 7 में प्रत्येक में हमने 11 कम किया, तो टोटल कम कितना हो रहा है? तो 11 7 या 77, 11 7 77, यानी कि यहाँ पर 117 बढ़ रहा है और 77 कम हो रहा है। तो आप देख लो कि ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ रहा है। क्या देख लो कि ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ रहा है? तो आपने बोला कि सर यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है 40 का। कितना इफेक्ट पड़ रहा है भाई? 40 का। भाई 117 लिख दे रहा हूं इस वाली बात को भी आपके लिए, -77 कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यानी कि 40 संख्याओं का इंक्रीज हो रहा है। 40 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितने संख्याओं पर बढ़ रहा है? तो 20 पर बढ़ रहा है, क्योंकि भाई 13 और 7 कितने नंबर है? टोटल नंबर 20 है ना। टोटल नंबर कितने आ रहे हैं? 20 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 20 नंबर्स पर यानी कि 40 इंक्रीज कर रहा है। 40 इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ भाई एक संख्या पर कितना बढ़ रहा है? यानी कि प्रत्येक पर 2 बढ़ रहा है। अगर प्रत्येक पर 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब एवरेज भी पहले से 2 बढ़ जाएगा। एवरेज भी पहले से 2 बढ़ जाएगा, बिकॉज हर नंबर पे अल्टीमेटली 2 का इंक्रीमेंट निकल के आ रहा है। यानी कि नया एवरेज कितना आ गया? 60 आ गया। नया एवरेज कितना आ गया बच्चों? 60 आ गया। और ये सवाल का उत्तर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, मैं फिर से लेकर आया हूं, और ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। आई थिंक सीजीएल मेंस में सवाल ये पूछा गया है। तो कितना हल्का सवाल है, कितना आसानी से हमने इसको उड़ाया है, लेकिन सवाल अच्छे एग्जाम में आया है। तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, बिकॉज सवाल ईजी है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैंने सवाल दिया क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, तो आपके में भी बन सकता है सवाल। तो इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट बनते हैं, कुछ आपको पूछना हुआ करे, तो आप सारे बच्चे कमेंट में बता दिया करो। कुछ आपको पूछना है, कुछ आपको सजेशन देना है, कुछ आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हर चीज पर आप इसमें कमेंट में आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। चलिए, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, जरा देखते हैं सवाल को।
द एवरेज स्कोर ऑफ 273 स्टूडेंट। अब फिर से वही वाली बात, 273 बच्चे हैं। अरे मुझे कोई मतलब नहीं कितने बच्चे हैं, ठीक है, मैं अपना काम ऐसे निकाल दूंगा। कैसे निकालता हूँ जरा देखता। सवाल में कह रहा है, और ये सवाल भी करवाया मैंने पहले, ठीक है, थोड़ा सा डेटा चेंज था उसमें वहां पर कि 69, अगर हम बात करें 69 वहां पर आपको दे रखा है एवरेज है कितने बच्चों का है, 273, फिलहाल मतलब नहीं है। सवाल में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि लड़के 10 और 11 और लड़कियां हैं, लड़के 10 और लड़कियां कितनी 11 है, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि जो लड़के हैं उनका औसत स्कोर 20% ज्यादा है लड़कियों से। लड़कों का एवरेज स्कोर लड़कियों से 20% ज्यादा है, तो लड़कियों का एवरेज कितना होगा ये बताना है। यार एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यहाँ पर पहले बस एवरेज निकाल लो, कैसे निकालेंगे? देखो कुछ बॉयज दे रखे हैं और कुछ आपको गर्ल्स दे रखी हैं। सवाल समझना, बहुत बढ़िया सवाल है और एग्जाम में आ चुका है। डेटा मैंने आपको बदल के लास्ट टाइम भी करवाया था, फिर से करवा रहा हूँ सवाल में, ठीक है। तो लड़के हैं 10, लड़कियां हैं 11, लड़कियां कितनी आ रही हैं? 11 आ रही है, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि लड़कों का एवरेज स्कोर 20% ज्यादा है। भाई बच्चे को पता है कितना होता है, 1/5 होता है। कितना होता है 1/5? मतलब अगर लड़कियों का 5 होगा तो लड़कों का 1 ज्यादा होगा। अगर लड़कियों का 5 होगा तो लड़कों का 1 ज्यादा होगा। अगर लड़कियों का 5 है तो लड़कों का कितना है? 1 ज्यादा, मतलब 6 है। यही बात बोली गई है, एवरेज स्कोर 20% ज्यादा है, ठीक है। चलो अब सवाल में कह रहा है कि लड़कियों का निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मुझे बताओ, ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों की संख्या दे रखी है। ये क्या दे रखा है? एवरेज दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? एवरेज दे रखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि लड़कों के लिए टोटल सम कितना बनेगा, लड़कों के लिए टोटल सम कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 10 लड़के हैं और एवरेज 6 आ रहा है, तो सम बन गया 60। लड़कियों की बात करें तो 11 लड़कियां हैं, एवरेज है 5, सम बन गया 55। तो टोटल नंबर कितने आ गए? तो यानी कि हम बोलेंगे सर टोटल नंबर कितने आ गए? यहाँ से 115 आ गए। कितने नंबर आ गए सर? 115 नंबर आ रहे हैं। कितने बच्चों पे आ रहे हैं? कितने बच्चों बटेगा? तो आप बोलेंगे सर 10 और 11 21 पर बट रहा है। कितना बच रहा है? 21 पर, क्योंकि एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये एवरेज होता है। और सवाल में कह रहा है कि एवरेज कितना है? 69 है। एवरेज कितना है बच्चों? 69 है। 23 से काट लो, 23 तिया 69, 23 पंजे 115। आप यहाँ पे क्या निकाल पाओगे कि आपको निकालना कि लड़कियों की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। और देखो 5 की आ रही है, तो 5 की वैल्यू निकालो सीधे सीधे। 5 की वैल्यू कितनी आ रही है? 63 आ रही है। कितनी आ रही है बच्चों? 63। और ये सवाल का उत्तर है। बस इतना सा करना है, सोच के देखो। और वरना कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर क्या हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा लें, सर क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर लें, सर क्या हम इस क्वेश्चन को 10x और 11x से कर लें। भाई मर्जी तुम्हारी है, मैंने तुम्हें बेस्ट तरीका बता दिया है, ठीक है। मर्जी तुम्हारी, तुम्हें कुछ भी लगाना लगा लो। एलिगेशन लगाओगे तो 5 और 6 के रेशियो में 10-11 बांट नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इतना फंसो मत, इतना परेशान मत हो। सिंपल से सवाल है तो सिंपल ही करो, सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल इनको निपटा दो। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको कोई भी और कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एवरेज की बेसिक डेफिनेशन से इन सवालों को कर रहे हैं, जो एवरेज का बेसिक होता है। लास्ट टाइम भी आपको मैंने ऐसे करवाया था और ये सवाल फिर से आपको मैंने दिया डेटा बदल के, ठीक है। लास्ट टाइम पे मैंने क्या पूछा था कि लड़कों का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तब आंसर आया था 75.6, मुझे याद आ रहा है। कितना आंसर आया था? 75.6। तब 1 की वैल्यू निकाल के 6 की निकाली थी, 1 की निकालकर 6 की निकाली थी। बात समझ में आ रही है? तो आप इसीलिए सारे बच्चे इन सवाल को समझे कि 273 बच्चों से मुझे मतलब ही नहीं है सवाल के अंदर कि 273 बच्चे कितने बच्चे ना, मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब एवरेज से है यहाँ पर। बात समझ में आ गई? तो इसी बात की मैंने बेसिस पर काफी सवाल करवाए हैं आज। आप इनको करिए अच्छे से, किताबों के अंदर सवाल दे रखे हैं बहुत सारे, प्रैक्टिस भी करिए आप अपनी, ठीक है जी। चलिए अब अगला सवाल आ गया, तो बढ़िया सवाल है ये भी, और इसको आप ट्राई करिए पहले खुद से और फिर आप सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, ठीक है। वो सवाल में कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 75। किसी क्लास में 75 बच्चे हैं जिसमें से 33 सही 1/3%, जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, ठीक है। सवाल में कह रहा है द एवरेज स्कोर, ये 3 गलत लिख गया है, मैं ठीक हटा दे रहा हूं उसको। सवाल में कह रहा है द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में जो एवरेज स्कोर है लड़कों का वो 66 सही 2/3% ज्यादा है लड़कियों से। 66 सही 2/3% ज्यादा लड़कियों से, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट 66, अगर सभी बच्चों का औसत, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर सभी बच्चों का एवरेज 66 है तो आपको बताना है सॉरी कि लड़कियों का एवरेज स्कोर क्या होगा, ठीक है। गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या बनेगा ये निकालना है। निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। तो पिछला सवाल भी ऐसा ही था, तो आप सारे बच्चे एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। पहले खुद से ट्राई तो करो एक बार, फिर देखना वीडियो को। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकालना है कि आपसे कह रहा है कि 33 सही 1/3%, कितना होता है? 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। और वो कह रहा है इतने बॉयज हैं, ठीक है। इतने क्या है बच्चों? बॉयज है। तो यहाँ पर बॉयज और यहाँ पर गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज कितने हैं भैया? 33 सही 1/3, 3 में से 1 लड़का है, 3 में से 1 क्या लड़का है, तो लड़कियां कितनी आएंगी? 2 आ गई। लड़कियां कितनी आएंगी बच्चों? 2 आ गई, लड़की आ गई, ठीक है।
द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स 66 सही 2/3%। कितना होता है? ये होता है 2/3। कितना होता है? 2/3। ये 33 सही 1/3% का डबल होता है। ठीक है, आप करके भी देख लो, आप चाहे इसको वैसे निकाल लो प्रॉपर तरीके से, अपॉन 100 करके इतना ही आने का है। ठीक है, याद वैसे इस वैल्यू को याद कर लेना आप, परसेंटेज में कुछ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए मुंह जबानी। ठीक है, और याद करनी नहीं है। सारे बच्चे सोचते हैं जहां पर मैं बोलता हूं कि परसेंटेज की कुछ वैल्यू याद कर लो, तो याद करने का मेरा मतलब ये नहीं होता। मेरा मतलब ये कि परसेंटेज की आप एक बार 300-400 क्वेश्चन लगाओ तो परसेंटेज की एक बार किसी भी किताब से प्रैक्टिस तो करो। जब किसी भी किताब से प्रैक्टिस करोगे तो यही सारी जो वैल्यूज है जो घूम फिर के वापस बराबर आती है। और पहली बार आपने जब आपके सामने आए तो आप इसको सॉल्व करना, आप टेबल के अंदर देखना मत बुक उलट के। बच्चा करता क्या कि जब भी आपके सामने वैल्यू आती है टेबल में देखता है और सॉल्व कर देता है, फिर दिक्कत होती है ना। एक बार आप उसे सॉल्व कर लो अपने कलम से, सॉल्व कर लोगे तो अगली बार जब भी वही वैल्यू आएगी, और आएगी जरूर, जब भी वो वैल्यू आएगी बेटा तो आपको वो चीज याद आ जाएगी कि हाँ मैंने सॉल्व करके इतना निकाला था। अगर नहीं भी आता रहा बाय चांस तो आप सॉल्यूशन को देखिए अपने, जब आप अपने सॉल्यूशन को देखोगे वहां पर तो वो चीज हमेशा के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाएगी कि हाँ यार जब मैंने ये किया तो इतना आया था, यानी कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, ये तरीका होता है याद करने का। याद करने का मतलब ये नहीं कि आपने टेबल खोली, परसेंटेज का चैप्टर खोला, किसी भी किताब में परसेंटेज की पेज नंबर 1 पे आपको वो टेबल मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। 2-3 दिन के बाद ही सब वैल्यू भूल जाओगे। याद कैसे होंगी? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा, तो प्रैक्टिस करिए परफेक्शन के लिए। परफेक्शन के पीछे मत भागो, प्रैक्टिस के पीछे भागो, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, अब सवाल में कह रहा है, क्या बोला गया है कि द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स फॉर ऑफ बॉयज, तो लड़कों का 66 सही 2/3% ज्यादा है लड़कियों से। अगर लड़कियों का 3 होगा, अगर लड़कियों का 3 होगा तो लड़कों का 2 ज्यादा होगा, यानी कि 5 होगा। कितना होगा भाई? 5 होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हमने लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, और ये लिखा है मैंने औसत यानी कि एवरेज। क्या लिखा है यहाँ पर? मैंने एवरेज लिखा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर लड़का 1 है और एवरेज 5 आ रहा है तो इसके टोटल स्कोर कितने आ गया, यानी कि कुल, यानी कि सम कितना आ गया? तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 5 एकम 5। ठीक है, अगर लड़कियां 2 हैं और एवरेज 3 है तो सम कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। यानी कि आप बोलेंगे सर यहाँ पर लड़कों का टोटल स्कोर 5 है और लड़कियों का टोटल स्कोर 6 है। अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर कितने आ रहे हैं तो आप बोलेंगे सर 5 लड़कों के 6 लड़कियों के, मतलब 11 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 11। अगर मैं पूछूंगा एवरेज क्या होगा तो आप बोलेंगे एवरेज बराबर होता है सर सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत देता है मुझे। ठीक है, यानी कि मैंने बोला कि पदों का योग तो 11 आ गया, पदों की संख्या मतलब बच्चे कितने हैं तो आप बोलेंगे सर बच्चे आ रहे हैं 3, 1 लड़का और 2 लड़की। कितने बच्चे आ रहे हैं? 3। ये बन गया औसत, यानी कि ये बन गया औसत, एवरेज बन गया। और सवाल में कह रहा है कि 66 है। कितना है बच्चों? 66 है, यानी कि ये किसके बराबर है? 66 के बराबर है। तो बात समझ में आ गई? गर्ल्स का निकालना है, मतलब 3 की वैल्यू निकाल देंगे, 1 की निकाल लेते हैं पहले। तो 11 × 66, तो बच्चे 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 × 18। अगर 1 की वैल्यू 18 है तो 3 की निकालनी है आपको कि एवरेज को कितना होगा, तो 18 × 3 करना है। सिंपल सी बात है। 18 का पढ़ना नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, पहाड़े कभी मत पढ़ना, क्या ही करोगे पढ़ के। देखो, मैं जब भी पढ़ाता हूँ सबसे पहले आपसे ये बोलता हूँ कि आपको टेबल्स 20 तक याद होनी चाहिए, साथ में आपको स्क्वायर से याद होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो आपको 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के आपको क्यूब से याद होने चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी बातें जब याद नहीं करोगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन पे दिक्कत आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन पर मैं आपको जब भी कोई भी नया बैच लेकर आता हूँ तो कम से कम 2-3 क्लास में कैलकुलेशन पे देता हूँ, जिससे कि आप सारे बच्चे कैलकुलेशन में काम कर पाए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, वरना एग्जाम में आते हुए सवाल भी आप देर में कर पाएंगे। देखो, सवालों को वही वाली बात है कि आप इस सवाल को पढ़ते, इस सवाल को आप करेंगे मुश्किल से 2 मिनट में, मान लो। ठीक है, अगर 2 मिनट में ये सवाल कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन से आप वैसे ही बाहर हो। कॉम्पिटिशन इसी बात का है कि आप सवाल कितनी जल्दी और सही कर रहे हैं। ठीक है ना, कि सवाल कितनी जल्दी करते हैं और सही करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं कि आपने बस सवाल पढ़ लिया बस सही कर दिया। भाई तुम 2-3-4 मिनट में सवाल सही कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन से बाहर हो। जब तक इस सवाल को 20 से 25 सेकंड में या 30 सेकंड में नहीं करते हो तब आप कॉम्पिटिशन के अंदर नहीं रहोगे। तो इसीलिए कंपटीशन के अंदर कैसे रहना है, कैसे सवालों की स्पीड बढ़ानी है, तो सभी बातों को आपको अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा, सभी चीज को आपको सोचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि हर चीज पे काम करिए, अपनी कैलकुलेशन पे काम करिए, अपनी नॉलेज पे काम करिए, कि आपने जब एग्जाम देने जाओगे तो गणित के सारे टॉपिक के सारे टाइप कवर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित तैयार करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? कहते हैं मैथ कैसे पढ़े। मैथ पढ़ने का एक ही तरीका है, जैसे परसेंटेज मैंने पढ़ाया, मान लो क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रतिशत पढ़ा। तो जब मैंने प्रतिशत पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, तो इसके मैंने सभी टाइप कर लिए, 10 हो चाहे 12 हो, ऑल टाइप्स कर लिए मैंने इसके। ठीक है, अब सभी टाइप का एक एक सवाल आपकी कॉपी में यानी कि नोट्स में होना चाहिए, जिससे कि जब भी रिवाइज करोगे तो आपको वहां पर फटाक से रिवीजन मिल जाएगा एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, तो सब टाइप कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आओगे, देखोगे तो मैं आपको दिखेगा कि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो आपको टाइप वाइज पढ़ाता हूं, मतलब एक क्लास में मैं एक ही टाइप की कम से कम 5 से 6 सवाल करवाता हूं मैं। ठीक है, एक
मतलब एक क्लास में एक टाइप के 5 to 6 क्वेश्चन, बिल्कुल वो चीज याद हो जाती है, बच्चों को तरीका रट जाता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब तक आप टाइप वाइज नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी, तब तक आपको चीजें याद नहीं रह पाएंगी। ठीक है, टाइप वाइज पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हर टाइप आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे। अगर एग्जाम के अंदर 2, 3, 4 सवाल नए भी आ जाते हैं तो कोई बात नहीं भाई, तुम कम से कम 40 में से 35 सवाल तो करो, मैक्सिमम 5 सवाल नहीं आएंगे, वरना इतने भी नहीं आते हैं। जो बच्चे मॉक दे रहे हैं, जो बच्चे प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ सर जी 40 के 40 सवाल यहीं से आ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 3-4 सवाल अगर नए आ भी जाते हैं तब भी 35 तो करो ना, 35-36 तो करिए आप। अगर 35-36 करते हैं तब भी आपका स्कोर काफी अच्छा बनेगा वहां पर, ठीक है, तब भी आप 80+ पे होंगे। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? क्योंकि 35 का मतलब क्या हो गया कि आपने देखा कि सर हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कर दिए, 5 क्वेश्चन छोड़े, खाली कितने क्वेश्चन छोड़े? 5 क्वेश्चन छोड़े, 1/8 12.5%। ठीक है, यानी कि तुम्हारे नंबर कितने बन गए? तुम्हारे करीब करीब 87.5 मार्क्स बन गए तुम्हारे। 87.5 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, 80+ स्कोर आपका 85 के ऊपर रहेगा तो बढ़िया है। हालांकि हमारा प्रयास यही कि 90 से ऊपर से आपका स्कोर, ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, इस प्रयास में आपका स्कोर है तो काम आपको करना पड़ेगा। हम आपको केवल बता सकते हैं, लेकिन करना सिर्फ आपको ही है। आ रही ना बात समझ में? अगला सवाल देखते हैं, काफी आसान सवाल है और इसको जल्दी से उड़ाइए। क्रमांक संख्याओं के सवाल मैंने काफी सारे करवाए थे, पहले करवाए, ठीक है, अभी यूट्यूब पर नहीं करवाए, पर ये आसानी होते हैं। ठीक है, एक सवाल मैंने डाला है, आप इसको करिए जल्दी से। अच्छा, इस बेसिस पर मैंने एक सवाल और भी करवाया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो। ठीक है, आप पहले वीडियो को रोककर खुद सवाल करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो अगर आपने सवाल करा होगा तो आपको आंसर पता लग गया होगा, नहीं करा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करना है सवाल को। देखिए, अगर आपको पिछली वाली क्लास याद हो तो मैंने एक सवाल करवाया था, जहां पर मैंने क्या बोला था, जहां पर हम लोगों ने ये कहा था कि 18 लोग हैं, 18 लोगों में से आपको 5 का वजन करना है, 18 में से आपको 5 का वेट करना है। क्या सारे बच्चों को वो वाली चीज याद है? ठीक है, तो वो वाली वीडियो आपके यहाँ पे काम आने वाली है कि यहाँ पर भी तो वही चीज है कि भाई आपसे बोला गया द एवरेज इफ एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। मैंने आपको वहां पर क्या सिखाया था कि कॉन्जिक्यूटिव इवन हो या कॉन्जिक्यूटिव ऑड हो तो सवाल आपके लिए इजी बनेगा, सवाल का उत्तर वही रहेगा कुछ भी हो। यहाँ पर एवरेज क्या मुझे मतलब नहीं है, स्टार्टिंग बीच में सवाल कैसे करें, यहाँ पर नंबर से मतलब नहीं था कि नंबर कितने, यहाँ पर नंबर से मतलब है, एवरेज से मतलब नहीं है। अब देखो टाइप हो गया ये कि आपने क्या देखा कि टाइप देख लिया कि अगर 7 संख्याओं का औसत 84 है तो मुझे यहाँ पर किससे मतलब नहीं है कि 84 से कोई मतलब नहीं है। अब ये टाइप आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होने पर ये होता है। अगर आपको नहीं पता तो दिक्कत तो फंस जाओगे वहां पर। ठीक है, तो आपको पहले और आखिरी नंबर का डिफरेंस निकालना है। वहां पर भी क्या था कि पहले बंदे और आखिरी बंदे के वजन में अंतर क्या होगा ये बताना है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, 7 नंबर है, कितने नंबर है? 7 नंबर है। मैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको मौखिक करना है कि अगर यार बताओ, अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो बताओ कि 7 नंबर होंगे तो गैप कितने होंगे? तो गैप 6 होंगे ना। 7 नंबर होंगे तो गैप कितने होंगे? 6 होंगे। और एक गैप में वैल्यू कितनी होगी? चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, चाहे इवन हो या फिर ऑड हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। ठीक है, यदि लगातार 7 संख्याओं का औसत, यदि लगातार 7 सम संख्याओं का औसत है, सम संख्याओं का औसत, ठीक है, कितना बन रहा है? 84 बन रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पहले और अंतिम नंबर के बीच अंतर क्या हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नंबर 7 है तो गैप 6 आएंगे। अगर गैप 6 आएंगे तो एक गैप में 2 की वैल्यू होती है, एक गैप में 2 की वैल्यू, 6 गैप में 12 की वैल्यू। यानी कि पहले बंदे और आखिरी बंदे के बीच में जो अंतर होगा, नंबर में अंतर होगा, वो कितना होगा? 12 का होगा। कितना अंतर होगा भाई? 12 का होगा। बस इतना सवाल था। तो इस सवाल को आप मौखिक कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट ये बात है कि सवालों को आप जितना मौखिक करें उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं और इस सवाल का उत्तर सारे बच्चे कमेंट में देंगे कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बताइएगा, इफ एवरेज ऑफ 9 consecutive odd numbers is 98, then find the difference between first and last number। हिंदी वाले बच्चे सवाल समझे, हिंदी में क्या बोला है मैंने? यदि 9 क्रमागत विषम संख्या, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों क्रमागत, ठीक है, या फिर लगातार बोल सकते हो। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है? 98 आ रहा है। तो आपको पहली संख्या और आखिरी संख्या के बीच में अंतर निकालना है।
ठीक है जी। तो सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर कमेंट में करिएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सेम सवाल दिया है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या बनकर आएगा। ठीक है, कि ये सवाल आपके सामने दे रखा है मैंने। सारे बच्चे कमेंट में जो वीडियो को देख रहे होंगे वो इस सवाल का उत्तर करेंगे, कितना आएगा। ठीक है, जिससे कि आप सारे बच्चों को मैं देख पाऊं, और मैं कमेंट जरूर देखता हूँ सारे बच्चों के। ठीक है, तो आप सारे बच्चे आंसर जरूर करना, ये मतलब सर कमेंट देखेंगे नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हम कमेंट देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप सारे बच्चे इस बात को समझ पाए कि कैसे करना है सवाल को, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। एवरेज की जो बाकी टाइप है, एवरेज के जो अच्छे सवाल है, मैं अगली वीडियो में आपके पास एवरेज के अच्छे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, यानी कि बढ़िया सवाल, थोड़े टफ सवाल लेकर आने वाला हूँ। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी पीएससी का आपका अपर सबऑर्डिनेट का एग्जाम हो गया, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि आपके जो एग्जाम वो नहीं होते हैं, पीसीएस वाले एग्जाम होते हैं। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं पीसीएस के एग्जाम्स की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, पीसीएस वाले एग्जाम की। ठीक है, अपर सबऑर्डिनेट। ठीक है, लोअर पीसीएस तक का एग्जाम हो गया। नया बैच मैंने बताया कि 25 तारीख से लोअर पीसीएस के नया बैच बना है। इसके अंदर ज्योग्राफी मैं पढ़ा रहा हूँ, आरओ यारो की ज्योग्राफी मैंने पढ़ा रखी है ऑलरेडी, तो आप उसको देख सकते हैं। नया बैच भी आने वाला है। ठीक है, और पीसीएस की ज्योग्राफी के लिए, पीसीएस की ज्योग्राफी के लिए आप सारे बच्चों के लिए नया बैच आ रहा है 26 जुलाई से। 26 जुलाई से। ठीक है, तो नया बैच होगा ज्योग्राफी का, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी भी होगी, क्लाइमेटोलॉजी भी होगी, वर्ल्ड मैपिंग भी करेंगे थोड़ी यहाँ पर हम इसमें, और इंडियन तो पढ़ेंगे अच्छे से। बात समझ में आ गई ना। उसके बाद ज्योग्राफी का एक नया बैच आया है मेरा 25 जून से, तो आप कर सकते हैं इसको भी एनरोल। अभी जरा पुराना बैच नहीं हुआ है, तो आप फटाक से पुरानी 2-3 क्लासें देख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर लाइव आ जाना। इसकी टाइमिंग है शाम को 8 से 9, 8 PM टू 9 PM, 8 PM टू 9 PM। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बढ़िया टाइमिंग है इसकी, एकदम आराम से बैठ के पढ़ेंगे। आरओ का पेपर है, आपका दरोगा भर्ती का पेपर आ गया। ठीक है, आपको पता है कि इसकी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसके भैया एग्जाम होने, पैट की फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, एग्जाम होने, लेखपाल हो गया, बी हो गया, ऑप्शनल हो गया। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम के लिए अनअकैडमी प्लस पर आपको हर एग्जाम के लिए सेपरेट बैच मिलेगा। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने कि ऑफलाइन में आपको एक ही बैच की फीस पे करनी होती है और एक ही बैच मिलता है आपको। यहाँ पर ऐसा नहीं है, फीस पे कर दी तो कोई बैच भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम की तैयारी के लिए डेडिकेटेड सेपरेट बैच है, तो आप अनअकैडमी पर पढ़कर इस हर बैच को कर पाएंगे एनरोल। तो करना कैसे एनरोल है, तो आप सारे बच्चों को देखिए कि जो प्लान आपको जो भी दिख रहे हैं यहाँ पर, हर प्लान पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का, 10% का। कैसे मिलेगा, इस कोड का इस्तेमाल करके। आपको कोड बड़ा लग रहा था, आप इस्तेमाल करिए GS22। मैंने बताया स्टार्टिंग में, इनवाइट कोड आपको बताया था मैंने, GS22 इनवाइट कोड ही आपका डिस्काउंट कोड भी है। चाहे आप ये लगा लो, चाहे आप ये लगा लो, दोनों ही कोड अपने हैं, कोई सा भी इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों से ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगी, और ये डिस्काउंट अनअकैडमी की हर कैटेगरी पे मतलब वैलिड रहेगा। SST का सब्सक्रिप्शन लेना है, बैंक का लेना है तुमको, ठीक है, रेलवे का लेना है, कुछ भी लेना है, मतलब CDS रेलवे कुछ भी लेना है, FCAT वगैरह, अनअकैडमी पर जब भी परचेजिंग करो तो इस कोड का इस्तेमाल कर लेना, GS22, आपका पैसा बच जाएगा। ठीक है, अभी के हिसाब से बेस्ट प्लान आपका भाई 24 महीने वाला रहता है। आप देखो भाई, 1 साल की फीस 7,000 रुपए और 2 साल की कितनी आ रही है, 8400 रुपीज, मतलब मात्र 1400 रुपए और देकर आपको पूरा का पूरा 1 साल मिल रहा है। और इस साल के अंदर सभी आपको बैच मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे। ठीक है, आपको आंसर राइटिंग के सेशन मिल जाएंगे, सारा कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। तो अगर हम फीस देखें तो इसकी फीस ऑलरेडी बहुत कम है। अगर आपको मेरी स्टार्टिंग वाली कैलकुलेशन याद हो तो मैंने बताया ना कि 2 साल का अगर आप केवल ऑटो खर्चा निकालोगे ना, तब भी कितना निकल के आएगा वो, तब भी आपका निकल के आएगा 12,000 रुपए। कितने निकल के आएगा, 12,000 रुपए। बात समझ में, 2 साल का खाली ऑटो खर्चा। ठीक है, और अगर पेट्रोल देखोगे तो और महंगा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 2 साल का खर्चा इतना आ रहा है, तो मुझे एक बार सारे बच्चे ये बताओ, तो 2 साल का खर्चा इतना आ रहा है, जबकि अनअकैडमी में फीस कितनी आ रही है, 8400। तो फीस ही ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन इस पर भी डिस्काउंट आपको दिलवा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 10% का डिस्काउंट आपको हर कोर्स पर मिलेगा, 10% छूट हर किसी पर बचेगी आप लोग को। ठीक है, और ये अनअकैडमी का जैसे कि आपको मैंने बताया, किसी भी प्लान को लेना, हर जगह आपका पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो कोड आपके पास 2 है, गर्वित S लाइव या फिर GS22, गर्वित S लाइव या फिर GS22, इनमें से कोई सा कोड लगा लेना। तो फीस देखो कितनी बची, मात्र 7560 रुपए। और अगर आपके पास आपने अनअकैडमी पर क्लास देख रखी है, फ्री क्लास देखते हो, तो वहां पर कुछ आपको कॉइन्स मिलते हैं, तो उनको भी इस्तेमाल करिए पेमेंट के टाइम पर, तो पैसा आपको और बच जाएगा। तो करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास में आपको 2 साल का प्लान, जिस पर अभी 3 महीने भी फ्री मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया फीचर है इस टाइम पर, कि 3 महीने 2 साल पर और 1 साल पर 2 महीने आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जल्दी से आप इन ऑफर्स को अवेल करिए, इन चीजों को आप जल्दी से, आप जो फायदा मिल रहा है उसको आप उठाएं। ठीक है, जो भी ऑफर्स हैं, जैसे कि अब यहाँ पर देख के सोच के देखो कि मात्र 7,000 रुपए में 27 महीने आपको प्लान मिल जाएगा। इतनी कम फीस कहीं नहीं होती, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाए, आपको मॉक टेस्ट मिले, डाउट सेशन, सारा कुछ मिल जाए आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास एक बढ़िया मौका ये भी कि अगर आप तैयारी करते हैं यूपी और बिहार की मिलकर, तो आपके पास एक कॉम्बो ऑफर भी है। अगर आपको यूपी का भी चाहिए PSC का और बिहार PSC का भी चाहिए सब्सक्रिप्शन, तो आपके पास कॉम्बो में काफी कम फीस पड़ती है, पर इतना पेमेंट भी नहीं करना है। क्या करो कि कोड अप्लाई करना GS22 या फिर गर्वित S लाइव, गर्वित S लाइव कैपिटल में रहेगा बिना किसी स्पेस के,
तो जो चाहे अप्लाई कर लेना, GS22 बिना किसी स्पेस के, G कैपिटल रहेगा, S भी कैपिटल रहेगा और 22, ठीक है जी। तो इसी के साथ आप चाहें तो अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को कर सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब, जिससे कि आप सारे बच्चों को नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। तो अगर जल्दी सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और सारे बच्चों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करो, ठीक है, मैक्सिमम दोस्तों तक इस बार आपको पहुंचाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आपको अगली वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिल पाए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा। अपना सजेशन, अपनी बातों को आप कमेंट में बता सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी आपको प्लस के बारे में पूछना है, कुछ भी आपकी क्वेरी रहती है, कोई भी आपका डाउट बनता है, ठीक है, तो किसी भी चीज के बारे में आप आराम से सुकून से बात कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब पर कमेंट करिए, मैं या फिर टीम आपको रिप्लाई जरूर करने वाली है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद भी कोई आपका डाउट रहता है, ठीक है, तो आपको वो कमेंट में रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। जो भी क्वेरी होगी आप पूछिए जरूर, ठीक है, जिससे कि आपके मन में कुछ ना रह जाए कि सर ये चीज कैसे अवेल करेंगे, ठीक है, प्लस के बारे में कुछ पूछना है, किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए रहेगा तो आप पूछेगा। तो जल्दी से सारे बच्चे अनअकैडमी की ऐप करिए डाउनलोड, अगर आपने अभी तक नहीं करी है, ठीक है। और इनवाइट कोड मांगेगा तो क्या लगाना है आपको, GS22 इनवाइट कोड आपसे मांगेगा तो क्या लगाना है बच्चों, GS22। बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से सारे बच्चों से अगली वीडियो में। एवरेज का पार्ट नंबर 4 कल आपको मिल जाएगा और साथ में आपको एक वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाली है कि मॉक टेस्ट पर काम कैसे करें, किस तरीके से हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, कैसे उसकी एनालिसिस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट की तैयारी अच्छे से करें, मॉक टेस्ट अच्छे से लगाएं, ठीक है भाई। तो थैंक यू वेरी मच, मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में, तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।